एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक आपने तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन भली भांति कर लिया होगा। बहुत सारे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से आपने जो है तीनों हस्त पुस्तिकाओं का भली भांति अध्ययन किया होगा। आइए दोस्तों, एक बार पुनः उन्हीं प्रश्नों पर जो है ध्यान लगाते हैं। एक बार पुनः जो है आधारशिला मॉड्यूल का समेकन करते हैं, ताकि अब इसके बाद कोई और प्रश्नावली हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 125 बहुविकल्पीय प्रश्नावली, जो कि आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित है और यह प्रश्नावली राजधानी से प्राप्त हुई है। तो आइए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और इससे हमारी एक बार तैयारी जो है वो दोहरा उठेगी, रिवीजन हो जाएगा। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी आधारशिला जनपद लखनऊ से आई हुई है। आदरणीय महानिदेशक सर, स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार तथा आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण लखनऊ के मार्गदर्शन से तथा आदेशानुसार मिशन प्रेरणा की पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्नावली का निर्माण किया जा रहा है। इसकी पूर्व भी प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका पर क्विज तथा ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्राम मॉड्यूल पर ट्यूटोरियल्स आपसे साझा किए जा चुके हैं। यह प्रश्नावली आधारशिला के भाग 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से संबंधित है। इस प्रश्नावली का उद्देश्य है कि समस्त शिक्षक प्रश्नावली को हल करने से पहले आधारशिला मॉड्यूल भली भांति पढ़कर अपनी समझ बना लें। और इस प्रश्नावली को बनाने वाले निर्माणकर्ता जी हैं क्षमा सिंह, SRG लखनऊ, और ये है उनका मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है प्रश्नावली, और इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने आधारशिला मॉड्यूल के ऊपर समझ को पक्की करते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। आधारशिला, निष्ठा, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। तो दोस्तों, निष्ठा जो है वो मिशन प्रेरणा का अंग नहीं है। दूसरा है, फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है। फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल आपका ऑप्शन दिख रहा है, आधारशिला है। फिर है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 6 भाग हैं। ऑलरेडी यहाँ पर आंसर लगा हुआ है। आधारशिला मॉड्यूल में कुल जो है 6 भाग हैं। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो ये सीधी सी बात है, कक्षा 1 और 2 के लिए। आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः कितने विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? तो यह है भाषा एवं गणित, इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो जो है भाषा विकास भाग 2 में है। ठीक है। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? मुख्य अंश है इसका आकलन। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकारता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? तो प्रश्न ये होने चाहिए कि मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं। उपरोक्त सभी, ये सभी प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है, किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं, किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। ये सभी कथन जो है दोस्तों यहाँ पर सही हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10, आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो लर्निंग आउटकम की जो है 3 श्रेणियां हैं, जिसको आप जानते हैं, जो है केंद्रिक लर्निंग आउटकम, और जो है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या है? गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, जिसे आप जानते हैं ERAC।
गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। मौखिक, लिखित, आईसीटी आधारित, व्याख्यान। व्याख्यान दोस्तों ये गतिविधि का प्रकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है चौथा जो प्रकार है वो सामग्री आधारित होती है, तो यहाँ उसकी जगह व्याख्यान लिखा है, तो यही आपका यहाँ पर सही टिक लगेगा। अगला प्रश्न है, गतिविधि के प्रमुख 4 चरण ईआरएसी होते हैं, जानते हैं आप, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। फिर ईआरएसी का फुल फॉर्म क्या है, वही जो मैंने अभी बताया, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। ईआरएसी गतिविधि के 4 चरण हैं, इनका पूरा नाम लिखिए, तो हिंदी में लिखेंगे तो अनुभव हो जाएगा, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ईआरएसी सिद्धांत में ई क्या है। ई फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव। फिर ईआरएसी में आर क्या है, रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर प्रतिक्रिया हो गया जो है, ठीक है। फिर आता है सी फॉर कंसोलिडेशन, यानी कि समेकन हो गया। भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से हैं, तो LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा विकास का सही क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे सुबोपल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता, ये सभी उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पर सही है दोस्तों। बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, यह उदाहरण है नेस्टेड लर्निंग आउटकम का। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रित लर्निंग आउटकम है, कल्पना और सृजनशीलता, यहाँ पर राइट है। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है, 5 है। आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है, ELPS, जिसे आप जानते हैं एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, ठीक है। तो ELPS क्या है, गणित सीखने सिखाने का एक क्रम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गणित सीखने का एक निश्चित क्रम क्या है, तो वही है ELPS, अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। ELPS में P फॉर पिक्चर है। ELPS गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसे होती है, चक्रीय होती है, ठीक है। ये जो ELPS है ये चक्रीय प्रक्रिया है। और भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रित फोकल लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, तो इसके लिए 4, 5 और 4, ठीक है। भाषा के लिए 4, गणित के लिए 5 और परिवेशीय अध्ययन के लिए 4 हैं। फिर फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है, तो 50 दिन की है, ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है, आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों को। अगला प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं, बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है, आप जानते हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं, 2 वादन हैं, ठीक है, एक भाषा का और एक गणित का। फिर है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है कितना मिनट, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाने का सही समय है सत्र के प्रारंभ में। आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है, वस्तुनिष्ठ 10 होंगे, आत्मनिष्ठ 5 होंगे। प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक होगा, तो 15 × 3 यानी 45 अंक का होगा। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत है 50%। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है, अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। कक्षा 1-2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है, बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं, ये यहाँ पर आकलन संकेतक नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है, तो सीखने के चक्रीय सिद्धांत में यहाँ पर आप जानते हैं सीखने का चक्रीय सिद्धांत ERAC होता है, तो उसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः हैं रोचक प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन, ये सही है। फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है, व्यवहारगत परिवर्तन, भाषा एवं गणित की समझ, मानवीय मूल्यों का ज्ञान, ये सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। NLO से आप क्या समझते हैं, NLO का मतलब है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं, तो ये भी है आपका वही नेस्टेड लर्निंग आउटकम। भाषा के पहलू यांत्रिक, भावचिंतात्मक दोनों ही सही हैं। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है क्या, बेहतर कक्षा प्रबंधन, बेहतर शिक्षण योजना, बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, ये सब सही है। निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है, कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना, ये लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य बिल्कुल शामिल नहीं है, ये तो पाठ योजना का जो है अंग है। शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए क्या, यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है, कौन से क्रियाकलाप एकल समूह या पूरी कक्षा के साथ होंगे,
आकलन कैसे होगा, वह आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं। कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन एक बड़ा हिस्सा है, किसका, अवलोकन का। अवलोकन जो है मूल्यांकन का एक हिस्सा है। लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, आकलन या मूल्यांकन का। फिर आता है बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ का मूल्यांकन होता रहेगा, किसका, शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहेगा। बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सही है दोस्तों। अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों, कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए से जुड़ी हो। उपरोक्त सभी गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है, एक से अधिक विकल्प चुनिए। तो कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति हो, ठोस वस्तुओं एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्येतर क्रियाकलापों से जुड़ी हो। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है, तो यहाँ पर होगा समय मापन। बच्चे 10 तक के पढ़े जानते हैं, यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है, तो यह कक्षा 3 का है। बच्चे संख्याओं का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यह किस कक्षा है, तो आकलन कर सकते हैं, तो यह कक्षा 5 है। बच्चे निजी अनुभव भावनाओं की कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, यह किस कक्षा के भाषा का लक्ष्य है, यह कक्षा 3 के भाषा का लक्ष्य है दोस्तों। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है, कक्षा 3 का है। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है, कक्षा 1 और 2। कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय अंकों की समझ विकसित करने के लिए आकलन संकेतक है क्या, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं, बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रिस्पांस देना, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रेरणा सूची गणित एक विषम में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं का लर्निंग आउटकम कोड है M105। गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है, मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन। उपरोक्त सभी। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है, ये कक्षा 3 का है। फिर सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए, सही प्रक्रिया को। गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह मत है किसका, बारबियाना का। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, बच्चे पाठ्यपुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं, परिचित वस्तुओं और चित्रों का नाम बता लेते हैं, ये दोनों ही सही है यहाँ पर। फिर आता है अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, नहीं, घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है, बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड और कक्षावार विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र। गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, उपरोक्त सभी जो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए, बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए, शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीक की समीक्षा और सुधार के लिए, और कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों की पहलू हैं क्या, संबंध, प्रक्रिया, परिणाम। उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर दोस्तों। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है, ये दोस्तों तीसरे सप्ताह का लक्ष्य है। नकल करके पास होने से तो अच्छा फेल होना, यह कथन किस पत्र से लिया गया है, बारबियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र से लिया गया है। समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं, प्रथम पीरियड के विषय यहाँ पर है समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए गणित है। परिवेशी अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है परिवेश को समझना और उसे अपना संबंध समझ पाना। फिर अगला प्रश्न है परिवेशी अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम क्या है, तो फोकल लर्निंग आउटकम है बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोजकर समझ पाते हैं। परिवेशी अध्ययन क्या है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, कम खर्च में उपलब्ध छात्रों का पूर्व परिचय होता है। ठीक है, ये तीनों ही विकल्प यहाँ पर राइट हैं। कक्षा में ऐसा माहौल कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहें, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई बच्चा छूटता नहीं। इस सूचक के लिए पाया गया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1 से 4 बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षक का स्वमूल्यांकन स्तर होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं, परिवेशी अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा से बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके और वे अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह सूचक सी है, किसका, पढ़ने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। फिर है शिक्षक
प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है, किस लिए? शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें और समय के साथ उसमें सुधार कर सकें। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। क्या? विज्ञान शिक्षण शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है। क्या? सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने की पहल, उपरोक्त सभी शामिल है। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां हैं। क्या? सामान्य शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, परिवेशी अध्ययन शिक्षण। ये उपरोक्त यहाँ पर राइट है। शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों में कितने स्तर हैं? तो इसके 4 स्तर हैं, A, B, C और D। शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या होगा? यहाँ पर शिक्षक का स्तर C होगा। और शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं कि ये सापेक्ष। यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? तो यहाँ पर शिक्षक का स्तर होगा D दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अत्यधिक उचित होगा? तो फोकल लर्निंग आउटकम। कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं? समय का बेहतर उपयोग। हवा हवाई क्या है? वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि है। हेलो जनवरी, हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? यह गणित से संबंधित है। बच्चे विद्युत धारा का अर्थ, सूत्र एवं मात्रक बता लेते हैं, किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? ये कक्षा 8 का लर्निंग आउटकम है। कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है कितनी? 8 है। निम्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, ये दक्षता है गणित की। बच्चे खुद के बारे में और साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है किसकी? हिंदी की। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका लर्निंग आउटकम कोड और कक्षा क्या है? तो लर्निंग आउटकम कोड जो है M304 एंड कक्षा 3 है। M112 कोड से तात्पर्य है गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। फिर आता है H413 कोड से तात्पर्य है, इसका मतलब है हिंदी में H का मतलब हिंदी, ठीक है, कक्षा 4 की 13वीं दक्षता। ये इसका कोडिंग किया गया है। प्रथम ध्वनि पहचान के लिए एलो कोड निर्धारित किया गया है, प्रथम H106। लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है? तो M का मतलब मैथ हो गया, 3 का मतलब कक्षा 3 और 14वीं जो है दक्षता है, ये कक्षा 3 गणित से संबंधित है। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, गणित की इस दक्षता का लर्निंग आउटकम कोड और कक्षा है। तो M109 कक्षा 1। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका लर्निंग आउटकम कोड और कक्षा क्या है? तो सम और विषम संख्याओं को पहचानने का लर्निंग आउटकम कोड है M304 कक्षा 3। बच्चे बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम स्तर का कोड तथा कक्षा क्या है? तो इसका है H206 कक्षा 2। ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है कही जाती है TLM आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न है, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से संवाद करने के लिए कारगर है मौखिक विधि। फिर है, शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी, सभी चाक डस्टर ब्लैक बोर्ड शिक्षण सामग्री सभी जरूरी है। गतिविधि के लिए समय निर्धारित है अधिकतम 20 मिनट। गतिविधि होनी चाहिए भोजनावकाश के पहले तथा बाद में। बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जन्म से लेकर 8 साल तक का। एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है सुनना और बोलना। लिखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है। उंगली फिराना, धागे पिरोना, पैटर्न बनाना, उपरोक्त सभी सही हैं। आरंभिक परीक्षण किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का। निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो पा रहे हैं? मूल्यांकन के द्वारा। फिर फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हुए हैं। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे क्या हैं? शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होता है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आसानी होती है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या LOC से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है कि बड़े समूह में। प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। समानता बोलने अभिव्यक्ति में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं? तो कुल 5 तत्व हैं। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? तो ये 4 प्रकार के हो गए। अगर या यदि वाले सवाल होते हैं तो ये कल्पना सवाल होते हैं। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रिंट चेतना। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। अगर आपको इसे खुद पढ़ना है तो मैं इसके PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे दोस्तों दूसरी वीडियो में। नमस्कार।